Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 31st January and 1 February. एक्चुअली कल के न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं था, मैंने बहुत ट्राई करा ढूंढने का, लेकिन एक ही न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी काम की और कुछ नहीं था, इसलिए नहीं आया। तो आज के साथ एक न्यूज़ उसको बता दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। आपको पता है कि इंडिया में जो सेंसस होता है, सेंसस करते हैं, जनगणना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो हर 10 साल के बाद होता है। तो लास्ट बार जो हुआ था वो हुआ था 2011 में, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप 2011 के बाद 10 साल आप जोड़ोगे तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार को ये पैंडेमिक के चक्कर में वो नहीं कर पाएगी, ऐसा बोल रही है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम इसे 2022 में करेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो ये कौन कौन करता है, ये मैंने सब लिख दिया है। सबसे पहले ये जो सेंसेक्स है, इसे कहां से सबसे पहले देखा गया था, तो ऋग्वेद में भी सेंसेक्स है, उसमें भी पॉपुलेशन काउंट होती थी। फिर जो कौटिल्य, जो हमारे कौटिल्य साहब थे, जो उनका अर्थशास्त्र था, वहां पे भी हम सेंसस करते थे। देखिए इतना पुराना है सेंसस। फिर जो अकबर की आयन अकबरी, आज का क्वेश्चन यही है, किसने लिखी है, क्वेश्चन यही है, हु रिटन आयन अकबरी, राइटर कौन है इसका, आयन अकबरी का किसने लिखी है, उसमें भी सेंसस का जिक्र हुआ है। पहला सेंसस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला सेंसस किस सन में हुआ है, एक तो ये सवाल बनता है, तो 1872 में हुआ है, और किस गवर्नर जनरल के रीजन में हुआ है, तो लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा। और पहला कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ है, तो 1881 में हुआ है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछी जाता है पहला सेंसस कब हुआ है, तो 1872 में, प्लीज याद रखिएगा। किसके अंडर में हुआ है, तो लॉर्ड मेयो। ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर अगर आपने 2-3 एग्जाम देखे हैं तो ये पूछे जा चुके सवाल हैं, PYQs हैं। ये वाला तो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन था गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो। हर 10 साल में होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। जो सेंसस 2021 में होने वाला था, या जो अब 2022 में होगा, वो कौन सा है, वो 16वां है जो होगा, और इंडिपेंडेंस के बाद 8वां है। इंडिपेंडेंस से पहले भी 8 बार हो चुका है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सेंसस जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही शुरू किया गया, तो नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले भी सेंसस होते थे, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे भी सेंसस जनगणना होती थी। तो याद रखिएगा ये जनगणना के बारे में। अब 2022 में होगा, वैसे 10 साल के बाद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल के बाद होता है, तो 10 साल के बाद होता है। लास्ट वाला जो है वो हम यूज करते हैं, वो 2011 वाला यूज करते हैं, जो अभी हम यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुलेट थ्रू एन आइलैंड हट, तो अभी एक मेगा सिटी बनाने का प्लान हो रहा है, कहां, लिटिल अंडमान में। तो ये जब बनेगी देखा जाएगा। अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला। इससे डायरेक्ट इतने सवाल बन जाते हैं आपको। पहले तो इनकी लोकेशन, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, याद रखिएगा, पहले आता है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद आता है मिडिल अंडमान, उसके बाद आता है साउथ अंडमान, और सबसे लास्ट में आता है लिटिल अंडमान। तो ये 4 है, पहले आएगा नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर साउथ, और फिर लिटिल। ऐसे इनकी कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं अंडमान की। ऐसे ही निकोबार, वो सबसे पहले आएगा कार निकोबार, याद रखिएगा, कार निकोबार बोलते हैं। कार निकोबार के बाद आएगा लिटिल निकोबार। बस ये दो याद रखिएगा, कार निकोबार और लिटिल निकोबार, और फिर आएगा ग्रेट निकोबार। कोई पूछ लेता है इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, या इंदिरा कॉल जिसे हम बोलते हैं। तो ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, यहां तक इंडिया है। ये तो सवाल होगा इनको क्रोनोलॉजी। और कैसे पूछा जाता है, ये 2 आइलैंड है, एक तो नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। एक्चुअली वॉल्केनो आइलैंड थे। तो अभी कौन सा जो डोरमेंट या एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो अभी बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वॉल्केनो है। बाकी इन दोनों को हम बोलते हैं कि इधर वॉल्केनो पाया गया था। कौन कौन से आइलैंड में, बैरन आइलैंड में और नारकोंडम आइलैंड में। तो ये 2 आइलैंड ऐसे हैं जिनके अभी भी वॉल्केनो पाए जाते हैं। तो ये तो 2 ये हो गए वॉल्केनो के मामले में, ये पूछा जाता है। तो मैंने दोनों चीज बता दी, क्रोनोलॉजी बता दी, और जो जो आइलैंड पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। तीसरा सवाल फिर क्या आता है, तीसरा सवाल आता है, वो पूछता है डंकन पैसेज किस किस के बीच में। ये बहुत फेमस सवाल है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसके बीच में, और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये किस किस के बीच में। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। और ये जो डंकन पैसेज है, आप पढ़े होंगे डंकन पैसेज, ये आप देख भी पा रहे होंगे डंकन पैसेज। तो ये साउथ अंडमान, एक तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, प्लीज याद रखिएगा। डंकन पैसेज कहां है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के रीजन को हम डंकन पैसेज बोलते हैं। और 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, तो अंडमान और निकोबार के बीच में। तो ये सारे सवाल जो इससे बन सकते थे, मैंने आपको तीनों चारों तरीके के बता दिए, जो भी सवाल इससे बन सकते थे। तो ये बहुत अच्छे से आप वीडियो पॉज करके आप प्लीज देख लीजिए, तो कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक तो इसमें क्या है कि अब इधर जो 2-3 आइलैंड थे उनका नाम भी चेंज कर दिया गया है। एक तो शहीद आइलैंड कर दिया है, शहीद आइलैंड है एक नया बना है, एक स्वराज आइलैंड बना है, ये आइलैंड का नाम चेंज कर दिया है, एक कलाम आइलैंड बना है।
तो इनका आप देखिएगा, अगर नहीं भी आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नए आइलैंड्स को भी समझा दूंगा कहाँ कहाँ पर है। ये अभी नए बने, इनका नाम रीनेम कराता है, ये अंडमान में ही करा है, शहीद स्वराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेबिलिटी इन इटली, तो अभी ये आपसे सवाल बनेगा कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, या ये पूछ सकता है किस रिसेंटली कि किस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी रिजाइन करा है, तो जो है उसका आंसर वो होगा इटली। ऐसे सीडीएस में मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, तो याद रखिएगा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रेजिग्नेशन दिया है। अगर उनका नाम पूछ लेते हैं तो उनका नाम है जूसिपी कॉन्टी, शॉर्ट में याद रख लीजिएगा कॉन्टी। ये इटली के पीएम है जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, जूसी पी करके, जूसीपी कॉन्टी, शॉर्ट में आप कॉन्टी याद रखिए, CONT। ये कहाँ के हैं? ये इटली के पीएम है जिन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है, बस इससे और डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नाम याद होना चाहिए, किस स्टेट के, ये ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। मोदी प्रेजेंस सोलो एफर्ट टू टेक क्लीन अप, अब देखिए कितने बुजुर्ग आदमी, ये आधा पैरालाइजेस है, इन्हें पैर के नीचे इनको पैरालाइसिस है, 69 ईयर्स के हैं, पैरालाइज्ड बिलो हिज नीज, लेकिन अकेले ही पूरी लेक साफ कर दी इन्होंने, पूरी लेक। तो अभी इन्होंने पीएम मोदी से मन की बात में इनकी मुलाकात भी हुई, तो इनका जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें इस लेक को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बानंड लेक। तो सबसे पहले तो वेम्बानंड लेक को हम कयाल्स भी बोलते हैं। कयाल का मतलब क्या होता है? कयाल होता है केरला में, याद रखिएगा। ये कयाल फॉर्मेशन क्या होता है? बैक वाटर को बोलते हैं, पानी जो है वो बैक होता है, उसको हम बोलते हैं कयाल्स। तो अगर आपसे पहले तो यही पूछ सकता है कि कयाल फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कयाल फॉर्मेशन जो होता है वो केरला में होता है। ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 11th क्लास की, उसमें अच्छे से समझा रखा है कयाल्स के बारे में। तो कयाल्स होते हैं बैक वाटर, मतलब पानी पीछे होता है, उसको हम बोलते हैं कयाल। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो केरला में ऐसी चीज होती है। वेम्बंड लेक को हम वेम्बंड कयाल भी बोलते हैं, कॉल भी बोलते हैं, लेक भी बोलते हैं, इन कोची। तो ये सब क्या क्या बोलते हैं, सारे नाम है। ये सबसे बड़ी लेक है, जो ये वेम्बनाड लेक है, ये सबसे बड़ी लेक है किसकी? इन केरला। तो लार्जेस्ट लेक है केरला में, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। ये इंडिया की लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। प्लीज रिमेंबर यार, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? लंबी। लार्जेस्ट के क्या होता है? बड़ी। तो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी लेक है इंडिया की, और सबसे बड़ी लेक है केरला की। तो ये दोनों चीज का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी एंड अ पॉपुलेटर बैक वाटर स्ट्रेच इन केरला। अब ये बैक वाटर जो है ना, इसको हम कयाल बोलते हैं। बैक वाटर मैंने आपको समझाया, इसी को हम कयाल्स बोलते हैं। फिर आपने ये भी अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले या सेकंड चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से जिक्र है एनसीईआरटी। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहां पे होती है? यही होती है, वेम्बंड लेक में ही होती है। कभी कभार डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती कहां है, तो याद रखिएगा केरला में होती है, वेम्बंड लेक। ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है, वल्लम कल्ली। प्लीज आप जाके पढ़िएगा, नहीं तो मैं आपको पेज नंबर तक बता दूंगा कि एनसीईआरटी का किस पेज नंबर पे लिख रहा है। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट है। फिर ये रामसर कन्वेंशन में भी है, इसको लिखा गया, और एक बर्ड सेंचुरी यहाँ पाई जाती है, तो ये याद रख सकते हैं आप। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो कयाल फॉर्मेशन है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, और ये ट्रॉफी जो बोट रेस वल्लम कल्ली। प्लीज रिमेंबर वल्लम कल्ली ये कहां पर होता है? तो ये बोट रेस का नाम है वल्लम कल्ली, केरला में होती है। केरला में भी कहा? तो वम्बनैंड लेक में होती है। जो सवाल बन सकते थे इस पूरे से मैंने आपको समझा दिया, और इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। टाइगर कब गेट हॉन्टिंग लेसन फ्रॉम ह्यूमन, तो एक टाइगर कब को पाल दिया था यहाँ के रिजर्वायर ने, टाइगर रिजर्व वालों ने, पेरियार टाइगर रिजर्व। ये आपको तो पता ही है कहाँ पे है। आज का क्वेश्चन है अब मैं क्या पूछ रही, तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस में प्रोजेक्ट एलिफेंट से सवाल थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आज भी न्यूज थी, ये कोई गांव में घुस गया था एक लेपर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिमेंबर करिए प्रोजेक्ट टाइगर। तो कब लॉन्च हुआ था? 1973 में लॉन्च हुआ था। पहली चीज तो ये याद रखना पड़ेगा। फिर कोर बफर स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। कोर बफर स्ट्रेटजी क्या होती है? कोर एरिया वो होता है जहां कुछ भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। कोर का मतलब अंदर का एरिया, जैसे मान के चलिए ये है, तो ये तो ये जो अंदर का एरिया है इसे हम बोलते हैं कोर एरिया। यहाँ को नो एक्टिविटीज आर अलाउड, कोई जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और ये बफर एरिया, ये बाहर के एरिया को हम बोलते हैं जो बाहर से और अंदर को सेपरेट करता है, बफर एरिया हो गया ये वाला जो है। यहाँ मिनिमम एक्टिविटी अलाउड होती है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउड होती है। जैसे हमें अगर टिम्बर लेनी है या रबर लेना है या हनी लेना है, तो यहाँ पे बफर वाले एरिया में अलाउ होता है, कोर एरिया में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। फिर ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है कैसी स्कीम है, तो याद रखिएगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्लीज रिमेंबर
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर हर 4 साल बाद इसका वो होता है, सेंसस होता है। याद रखिएगा, हर 4 साल बाद टाइगर का सेंसस होता है। कौन करता है? तो एनटीसीए करता है। याद रखिएगा, टाइगर का जो सेंसस है वो कौन करता है? एनटीसीए करता है। एनटीसीए कैसी बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के? स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू बनी हो। तो ये किस एक्ट के थ्रू बनी है? एनटीसीए। तो एनटीसीए इस एक्ट के थ्रू बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये हमारी एनटीसीए बनी है, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपका ये पूरा मैंने समझा दिया क्या प्रोजेक्ट टाइगर है, कब बना, क्या हुआ। वीडियो पॉज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप अपना नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं। द रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये एक अच्छा एडिटोरियल था, ये अनअकैडमी वाले लिखते ही हैं, आपको पता है। तो इन्होंने अच्छा लिखा है, मुदित गुप्ता सर हैं। जो चाहे यहाँ पॉज करके समझ सकता है क्या है द रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये आपसे डायरेक्ट ऐसे हो सकता है फॉर सीएपीएफ, द व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं जो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट का काम क्या? पार्लियामेंट कहीं की भी हो, भले इंडिया की हो, बाहर का हो, पार्लियामेंट का क्या काम है कि कोई भी नया लॉ बनाए तो नया लॉ बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिबेट होगी, फिर उस पर जो जो चेंजेस होंगे उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन, और फिर डिस्कशन होगा। तो पहला काम तो यही है। सबसे पहले डिबेट होगी, डिलीबरेशन होगा, डिस्कशन होगा। सबसे पहला काम किसी भी पार्लियामेंट का, भले इंडिया का भी ना हो तो भी उसका काम यही है। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड वोटिंग सिस्टम। अब वोट होते हैं, आपको पता है कोई भी नया लॉ बनेगा तो उस पर हमें वोट करना ही पड़ेगा, बिना वोटिंग के वो लॉ पास होगा नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ, कोई भी मेंबर अगर गलत काम करता है उस मेंबर को बाहर निकालने की भी जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की है। भाई अगर मेंबर हैं आपके, अगर आपका मेंबर एक पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसको तो हम निकाल देंगे पार्लियामेंट से, तो उसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। तो ये काम भी किसका है? पार्लियामेंट का है। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती है, कोई भी लॉ लाओगे तो वो एक कमिटी को जाता है। बहुत टाइप की कमिटी है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी या हाउस कमिटी, तो बहुत टाइप की कमिटी होती है। तो तीसरा काम क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाना। फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ तो मुद्दे मुद्दे उन्होंने 3 ही नाम लिखे हैं। अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट में मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे 1 2 3 और भी जोड़ सकते हैं। मैं आप देखना भी चाहता हूं कि आप कितना सोच पा रहे हैं। तो रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और जो बच्चे चाहें अगर इस पे एक ऐसे लिखना चाहें तो मेरे को ऐसे भेज सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, मैं चेक भी कर दूंगा। तो मेरी आईडी लिख लीजिए, शिवम _त्यागी _ST। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो जो बच्चे ऐसे लिखना चाहें और चाहते हैं कि मैं उनका ऐसे चेक करूं, इन पॉइंट्स के अलावा भी लिख रहे हैं, तो वो मेरे को भेज सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, तो मैं उन्हें चेक करके भेज सकता हूं। हम आगे चलते हैं। हेल कंप्लीट सुखोई ऑर्डर लास्ट 2 जेट्स और रोल आउट सून। तो अभी क्या हुआ? हेल क्या है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बोलते हैं। इन्होंने अभी क्या बनाया है? इन्होंने 2 सू 30 MKI, सू 30 MKI, सू का मतलब क्या होता है? सुखोई 30 MKI। तो याद रखेंगे सुखोई जो है, सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि हमने किस देश के साथ हेल्प लेके ये बनाया, तो उसका आंसर है रशिया। सुखोई हमने रशिया की हेल्प से बनाया। अभी तो इंडिजियसली बेस्ड होने लग गया, मतलब बना रही हेल ही है, लेकिन हमने अकेले ने नहीं बनाया, हमने रशिया की हेल्प ली है। तो सुखोई याद रखिएगा हमने किसकी हेल्प से बनाया? तो रशिया की हेल्प से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। तो सुखोई का सवाल बस यही होगा, किस देश से हमने लिया है या किस देश की हेल्प ली है, तो उसका आंसर होगा रशिया। इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाएगा इसमें, और हेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। यूपी ऑर्डिनेंस ऑन कन्वर्जन नॉट येट रिसीव्ड बाय एमएचए। तो अभी क्या हुआ? आपको पता होगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ, यूपी में एक नया लॉ पास हुआ कि जो भी अपना जिन्हें जबरदस्ती अपना धर्म परिवर्तित किया जाता है, उसके लिए सरकार एक लॉ लाई थी। कौन सी सरकार लॉ लाई थी? तो यूपी गवर्नमेंट एक लॉ लाई थी। अब कोई भी लॉ लाता है तो कैसे लाता है कि उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, फिर वो काउंसिल में जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आए। ऑर्डिनेंस तो आपको पता है क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है जब कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस चल नहीं रहे होते हैं, उस दौरान ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि स्टेट में गवर्नर लाता है और सेंटर में कौन लाता है ऑर्डिनेंस? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाता है। तो अभी क्या हुआ कि यूपी में गवर्नर ने ऑर्डिनेंस ले आया, किसके लिए ले आए? ताकि कन्वर्जन को रोक सके। तो जब भी कोई भी स्टेट ऐसे लॉ लाती है तो उसे एमएचए या उसके सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा जाता है। जैसे एमएचए कोई रिसीव होता है तो एमएचए फिर उसको चेक करती है कि ये लॉ सही तरह से पास हुआ है या नहीं, या इस पे इस लॉ को बनाने की जिम्मेदारी सेंटर की थी और स्टेट ने बना दिया। ये भी चेक करता है एमएचए कि ये लॉ कहीं सेंटर को तो नहीं बनाना था, कहीं स्टेट के लिस्ट में वो आता ही ना हो, या सेंटर ने ऑलरेडी इस पे कोई लॉ बना रखा और स्टेट ने एक और अपना लॉ बना दिया। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एमएचए की होती है। इसे हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये किस में लिखा गया ये चीज? आर्टिकल 213, अंडर विच आर्टिकल 213 किसका? ऑर्डिनेंस का है।
इस ऑर्डिनेंस के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213, जो गवर्नर पे लगता है। गवर्नर अगर कोई ऑर्डिनेंस लाएगा तो उसका होता है आर्टिकल 213, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे तो उसका आर्टिकल है 123, 213 एंड 123। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल होते हैं ऑर्डिनेंस के आर्टिकल के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लाएगा तो आर्टिकल 123 के तहत लाता है, और अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस लाएगा तो आर्टिकल 213। यहाँ पे आपको आर्टिकल 213 लिखेगा, क्योंकि यूपी के गवर्नर साहब ने, ओ गवर्नर मैम है शायद, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया। तो ये आपको जो मैं इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है मैंने बता दिया। अगर कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस रन ना कर रहे हो, जब हमारी ना लोकसभा ना राज्यसभा चल रही हो, अगर तब कोई मजबूरी लगती है तो सरकार प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करती है कि हमें अभी जरूरत है, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकता है। और इस ऑर्डिनेंस को जब दोबारा से हमारा हाउस रन होगा, जैसे ऑर्डिनेंस हम ले आए और दोबारा हाउस बैठा, तो फिर उसमें पास किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? अगर कोई पूछ लेता है कि कितना टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, क्योंकि 6 महीने प्लस 6 वीक मैक्सिमम टाइम होता है। और अगर नॉर्मल टाइम पूछ लेता है तो कितना होगा? तो 6 वीक्स उसका आंसर है। वैसे तो 6 वीक्स ही लिखा होता है, लेकिन ये अगर कोई पूछ लेता है मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 6 वीक्स भी लिख रहा है, 4 ऑप्शन में, तो उसका आंसर 6 वीक्स ही होगा, 6 मंथ्स नहीं होगा। या तो ये कॉम्बिनेशन में ही होगा या सेपरेट होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको लिख के डिटेल में समझा सकता हूँ ये 6 मंथ और 6 वीक्स का चक्कर क्या है। एक्चुअली पूरा आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। चाइना इज स्टिल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। अभी हम बोलते हैं कि हम चाइना से बहुत कम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कम इंपोर्टेड कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को पता ही नहीं है कि सब कुछ तो हम अभी भी चाइना से ही ले रहे हैं। तो आप लोग ये तो मैंने इसीलिए लिख दिया था ताकि आप लोग इस उसमें ना रहें कि अभी हम चाइना से ना ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी इंडिया इतना बोल रहा है कि हमने वैक्सीन बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कोई भी दवाई बनाने के लिए एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, मतलब कोई भी दवाई में 80% यही मात्रा रहती है इसी की। जब यही हम पूरा का पूरा करीबन 90 to 100% हम जब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया सब काम अपने आप कर रही है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज की डेट में चाइना ने कैप्चर कर रखा है। पूरा मोबाइल मार्केट आपने सुना होगा, एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, और एक आध कंपनी और जोड़ लीजिए, जितनी भी कंपनी है, सॉरी कुछ ज्यादा हो गया, सॉरी, एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जितनी कंपनी है, आपको जान के आश्चर्य होगा ये एक ही मालिक की है। इसका मालिक या इसका ओनर एक ही है, और वो भी एक चाइनीज है। हम सोचते हैं ना कि अरे एमआई के फोन बेकार हैं, अरे ओप्पो के फोन बेकार हैं। अरे सारे फोन एक ही कंपनी बना रही है, अलग अलग नाम से बेच रही है, पागल बना के हमें। इसके कंपोनेंट ये यूज कर रहा है, इसके कंपोनेंट ये यूज कर रहा है। तो आप कोई भी फोन लीजिए, हैं सब चाइनीज। तो आप जब फोन भी लें या अपने लैपटॉप या कुछ भी लें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो देख के लिया करिए, कोई अच्छी कंपनी का लीजिए, चाइनीज मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ये फोन बेकार है, पर चाइनीज फोन है। आप देख सकते हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं था, बस यही बताना था मुझे। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव क्लोजर टू लैंड एक्सेप्ट फॉर अटलांटिक हरिकेन्स। तो न्यूज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या हो गया। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है। तो कोई भी नॉर्मल साइक्लोन जो इंडिया में आता है थ्रू द बे ऑफ बंगाल रीजन, बे ऑफ बंगाल रीजन से जो आता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात। और जो यहां से आते हैं, ऊपर से आते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। याद रखिएगा, जो हमारे सर्दियों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जिसे हम इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल के रीजन से, मतलब ऐसे जो बारिश होगी, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये याद होना चाहिए। फिर इसी साइक्लोन को हम ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बोलते हैं विली विली। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन होता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्या बोलते हैं, यूएस में क्या बोलते हैं, चाइना में हम क्या बोलते हैं, इंडिया में हम क्या बोलते हैं। तो सबके अलग अलग नाम है, काम सबका एक ही है, चक्रवात। तो इंडिया में उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं विली विली, चाइना वाले रीजन में बोलते हैं हम टाइफून, अमेरिका वाले रीजन में बोलते हैं हरिकेन। तो याद रखिएगा, अमेरिका में हरिकेन, चाइना में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और इंडिया में साइक्लोन। ये चारों चीज है एक ही चीज है, इनका एक ही काम, चक्रवात, एकदम बवंडर लाना। लेकिन सबका नाम अलग अलग है। बहुत करीबन आपने मानेंगे 100 अगर क्वेश्चन, 100 अगर सॉरी 100 बोल रहा हूं, अगर 10 एग्जाम हो रहे हैं किसी चीज के, तो 10 में से 8 एग्जाम में ये सवाल होता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगर आपने भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको भी याद होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं इतना बता देता हूं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे आता है कि सी पे आता है। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो सी पे आता है। सी मतलब पानी पे आता है। जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ज्यादा दूर चल नहीं पाता है। तो मेनली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सी बेस्ड होता है, पानी तक ही आता है। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो लैंड पे भी आ जाता है। ये इन दोनों का डिफरेंस भी है। कोई कोई पूछ लेता है ना ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या डिफरेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि टेम्परेट जो है वो दोनों जगह आता है, मतलब सॉइल पे भी आता है और सी पे भी आता है। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये केवल सी पे आता है, उस पे नहीं आ पाता, सॉइल पे नहीं आता है। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। हम आगे चलते हैं। जो सबसे डिवास्टेटिंग है, मतलब अगर ये भी पूछ ले कि कौन सा सबसे तगड़ा साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा तगड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ये ज्यादा खराब कर देता है, जो भी त्रासदी लाता है वो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बहुत ज्यादा लाता है, टेम्परेट साइक्लोन इतना नहीं लाता है। हम आगे चलते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर सब कवर हो गई। एक दो न्यूज, अगर न्यूज थी वो कल की थी, मैंने यही डाल दी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो जो भी करंट अफेयर चाहे वो हमारे ले सकता है। और हमारी रिवीजन सीरीज भी चल रही है शाम को, तो वो भी देखा करिए, आपका फायदा होगा। और जो ना लेना चाहे वो ना ले, कोई ऐसा आपको हार्ड एंड फोर्स रूल नहीं है। लेकिन अच्छा है, जो लेगा उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। कोई इंक्वायरी हो तो यहाँ कर सकता है। तो आज का न्यूज़ इतना ही था। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फॉलो कर सकते हैं। जो मेरे को आज चाहे वो एस से लिख सकता है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और स्टडी फंडा को फॉलो करिए, प्लीज फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम। हम वहाँ इन्फोग्राफिक डालना शुरू कर रहे हैं दोबारा, ताकि आप लोगों का फायदा हो। और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।